बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उन दिनों की बात है जब मेरा तबादला रियासत मैसूर के ज़िला समोगा से 3 मील के फासले पर तलगारथी के जंगलात में हो गया। उन दिनों वहाँ के जंगलों में चीतों की कसरत थी। इलाके की बेशतर आबादी हिंदू थी जो अपने मुर्दे जलाते हैं। ये रस्म किसी नदी या दरिया के किनारे अदा की जाती। उस ज़माने में तलगारथी के कई देहात पहाड़ियों पर वाक़ थे। नदी या दरिया उनसे कई कई मील दूर नीचे वादी में बहते थे। आम हालात में हिंदू अपनी ये मजहबी रस्म बड़े एहतमाम से अदा करते, लेकिन जब किसी वबा के बायस लोग ज़्यादा तादाद में मरने लगते तो यही रस्म ख़ास हद तक सादा और सहल बन जाती। अमूमन वो मुर्दे के मुंह में सुलगता कोयला डालते और उसे चोबी से बांध कर नीचे वादी में फेंक देते। जब उन इलाकों में इन्फ्लुएंजा फैला तो तलगारथी के हिंदुओं ने यही तरीका आजमाया। उन्हें खबर नहीं थी कि यह मजहबी रस्म कुछ अरसे के बाद उनके लिए मौत का पैगाम बन जाएगी। उन वादियों में चीतों की बहुतात थी। दौरान वबा इंसानी लाशों की वाफर दस्तयाबी के बायस कई चीते आदमखोरी में मुब्तला हो गए। दरिंदे अमूमन मरा हुआ शिकार नहीं खाते। लगता है उन दिनों जंगल में आम शिकार कम था, इसलिए वो इंसानी लाशों की तरफ मुतवज्जे हो गए। यही वजह है कि जैसे ही वबा ख़त्म हुई उससे कहीं ज़्यादा मुहलिक वबा आदमखोर चीतों की शक्ल में तलगारथी के गिरदोनवाह पर नाजिल हो गई। मुझे नहीं मालूम कि आदमखोरों की सही तादाद क्या थी और उन्होंने अपनी वारदातों का आगाज़ कैसे किया। बहरहाल मैंने 7 माह के दौरान 6 आदमखोर चीते हलाक किए जो मखसूस इलाके में खौफ व हरास फैलाए हुए थे। मेरे हाथों एक ही मकाम पर हलाक होने वाले आदमखोरों की ये रिकॉर्ड तादाद थी। 6 आदमखोरों की हलाकत के बाद इलाके में 1 माह तक सुकून रहा। 1 माह ही गुजरा था कि एक दिन कोई देहाती दौड़ा दौड़ा थाने आया और फूली हुई सांसों के दरमियान मुझे बताया कि उसके भाई को चीता उठा कर ले गया है। ये खबर मिलते ही मैं और राजू उसके साथ चल पड़े। राजू के पास शॉटगन थी और मेरे पास राइफल और टॉर्च। शाम के साए गहरे होते जा रहे थे और हम रात से कबल ही जाए वक़ुआ का मुआयना करना चाहते थे। मुकर्रर जगह पहुंचकर हमने देखा कि बस्ती से ज़रा हटकर जंगल के किनारे 2 झोंपड़ियां वाक़ हैं। एक झोंपड़ी की दीवार फटी हुई थी और ज़मीन पर किसी के घसीटे जाने के निशानात के साथ साथ खून के धब्बे भी वाजे थे। फटी हुई दीवार की हैयत देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि चीता खासा जसीम और ताकतवर है। हम दोनों ने देहाती को वहीं रुकने का इशारा किया और चीते के नकूशे पा और खून के निशानात का मुआयना करते हुए झोंपड़े से दूर निकल आए। फ़िज़ा पर मौत का सुकूत छाया हुआ था, मगर मेरी छठी हिस्स मुसलसल ख़तरे की निशानदही कर रही थी। जैसे ही मैंने टॉर्च की रोशनी जंगल की समत फेंकी, 30 गज दूर झाड़ियों में पल भर के लिए 2 आबगीने चमके और अगले ही लम्हे खून आशाम दरिंदे की गुसीली गुर्राहटें खामोश फिजा में तला तुम्बा पा कर गईं। हम वहीं रुक गए। राजू ने अपनी शॉटगन और मैंने राइफल कंधे से लगा ली। दरिंदे की तरफ से किसी भी लम्हे हमला मुतवक्के था, लेकिन चीता जस्त लगाकर झाड़ियों से निकल गया। उसका रुख जंगल की तरफ था। उसकी महज झलक ही नजर आई, फिर वो नज़रों से ओझल हो गया। हमें इतना मौका नहीं मिला कि उस पर गोली चलाते। आदमखोर ने अभी आधा शिकार ही खाया था। मैंने चारों तरफ नज़रें दौड़ाईं ताकि छुपने की कोई जगह मिल जाए जहां हम उसकी वापसी का इंतज़ार कर सकें। अभी हम जायज़ा ले ही रहे थे कि मान एक धाड़ सुनाई दी और 30-40 गज दूर झाड़ियाँ यूं हिलने लगीं जैसे तूफान आ रहा हो। हमारे दाएं जाने 5 फीट ऊंची एक घनी झाड़ी थी जो खासी फैली हुई थी। मैं पंजों के बल उसकी तरफ रेंगने लगा और राजू को झोंपड़ियों की तरफ बढ़ने का इशारा किया। राजू जैसे ही झोंपड़ियों के करीब पहुंचा तो एक द्यो हैकल चीता धाड़ के साथ उस पर हमलावर हो गया। उस वक्त मेरे और राजू के दरमियान बमुश्किल 20-25 गज का फासला था। जैसे ही चीता निशाने की जद पर आया, मैंने यके बाद दीगरे 2 फायर कर दिए। उसी लम्हे राजू की शॉटगन का धमाका भी सुनाई दिया। मैंने एक पल के लिए चीते को फिजा में कलाबाजी खाते देखा और फिर वो नज़रों से यूं ओझल हो गया जैसे हवा में तहलील हो गया हो। दौरान शिकार इस किस्म के वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं, लिहाजा मुझे कुछ ज़्यादा हैरत न हुई। थोड़ी देर तक वहीं रुककर मैं भी झोंपड़े की तरफ बढ़ा। ये झोंपड़ा चीते की दस्त बुर्द से महफूज रहा था। उसमें 2 औरतें और वो मर्द बैठा नजर आया जिन्हें मैं बुला कर लाया था। तीनों सख्त खौफजदा थे। एक औरत उसकी बीवी थी और दूसरी उसके भाई की बेवा जिसे आदमखोर ने हलाक कर दिया था। हमने उन्हें तसल्ली दी तो उनके आसाब पुरसुकून हुए। बदकिस्मती से उस मकाम पर घास और खारदार झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं था। अधखाई लाश के करीब कोई दरख्त भी नहीं था जिस पर मचान बनाई जा सकती।
थोड़ी देर बाद पूरा चांद तुलू हो गया और दूर दूर तक चांदनी ने घास के कतों को मुनव्वर कर दिया। हमारे पास वाफर मिकदार में गोलियां मौजूद थीं और हमें यकीन था कि आदमखोर बाकी मांदा लाश खाने ज़रूर वापस आएगा। झोंपड़े में मौजूद तीनों नफूस अब भी दहशतज़दा थे। हमारे इसरार के बावजूद वो गांव जाने पर तैयार ना हुए। उनका कहना था कि वो दिन चढ़ने के बाद ही वहां से जाएंगे। इस दौरान राजू ने लालटेन रोशन कर दी। अब मुझे झोंपड़े की दीवार के साथ छकड़े का एक पहिया पड़ा नजर आया। करीब जाकर देखा तो वो खासा मजबूत और वजनी था। उसे देखते ही मुझे एक तरकीब सूझी, वो ये कि लाश के करीब एक गहरा गड्ढा खोद कर उसे कमीनगाह बना लिया जाए। खुद को महफूज रखने के लिए उस पर छकड़े का पहिया रखा जा सकता था। यूं गड्ढे के अंदर से मैं ना सिर्फ लाश पर नज़र रखता बल्कि दरिंदा उधर आता तो खासा करीब से उसे निशाना भी बना सकता था। यह मंसूबा राजू को भी पसंद आया। खौफजदा मर्द ने पहिए के अलावा हमें ज़मीन खोदने का ना सिर्फ सामान मुहैया किया बल्कि खुदाई में भी हमारी मदद की। खुदाई के दौरान निकलने वाली मिट्टी झोंपड़े के आसपास फैला दी गई। तय ये पाया कि मैं उसमें बैठकर आदमखोर का इंतज़ार करूं और राजू शॉटगन लिए झोंपड़े में रहे। दरअसल इस अमर का कवी इम्कान था कि आदमखोर अदखाई लाश के बजाय झोंपड़े पर हमलावर हो जाए ताकि ताज़ा शिकार कर ले। ऐसे में राजू उसे निशाना बना सकता था। हवा का गुजरना होने के बायस गड्ढे में अच्छी खासी गर्मी थी। मेरे सर पर तारों भरा आसमान दिलफरेब मंजर पेश कर रहा था। 1 घंटे के जानलेवा इंतजार के बाद अचानक मुझे यूं महसूस हुआ जैसे कोई करीब ही खड़ा जोर जोर से सांस ले रहा है। मैं चौकन्ना होकर बैठ गया, राइफल पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली। मैं खामखा बाहर झांक कर अपनी कमीनगाह का राज फाश नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद दबी दबी गुर्राहटें सुनाई देने लगीं। मुझे यकीन हो गया कि आदमखोर बची खुची लाश खाने आन पहुंचा है। मैं राइफल सीधी किए आहिस्ता आहिस्ता पंजों के बल ऊपर उठा और अजहद एहतियात से पहिया सिरका कर बाहर झांका तो ये देखकर चौंक गया कि एक के बजाय 2 आदमखोर वहां मौजूद थे। एक लाश को अगले पंजों में दबाए खूंखार दांतों से कुछ नोच रहा था, जबकि दूसरा कुछ फासले पर बैठा बड़े गौर से उसे देख रहा था। वो ऐसे रुख पर बैठा था कि गड्ढा भी बखूबी देख सकता था, लिहाजा उसने मेरा ऊपर उठता हुआ सर देख लिया। वो एकदम धाड़ कर पंजों पर खड़ा हो गया और मुझे लाल अंगारा आंखों से यूं घूरने लगा कि पल भर के लिए मेरा दिल धड़कना भूल गया। मेरे लिए ये सोचना दो भर हो गया कि अब क्या करूं। मुझे एक नहीं 2 आदमखोरों का सामना था। अगर एक पर गोली चलाता तो दूसरा कूद कर मुझ पर आ पड़ता। मेरे और उनके दरमियान फासला भी खतरनाक हद तक कम था। मैं राइफल तैयार हालत में थामे सांस रोक कर इंतजार करने लगा कि पहले कौन सा आदमखोर हमला करता है। लेकिन हुआ इसके बरक्स। मज़े से लाश की हड्डियां चबाते और गोश्त नोचते चीते ने जब ये देखा कि दूसरा चीता जारहाना अंदाज में उठ खड़ा हुआ है और गुर्रा रहा है तो समझा कि वो उस पर हमला करने लगा है। ये मुगालता मेरे लिए कारआमद साबित हुआ। लाश खाने वाले आदमखोर ने दिल दहला देने वाली गुर्राहटों के साथ दूसरे चीते पर हमला कर दिया। दोनों आपस में वहशियाना लड़ने लगे। ये मेरे लिए इमदाद गैबी ही थी। मैं आहिस्ता से पहिया एक तरफ सिरका कर उठ खड़ा हुआ। अब मैं धड़ तक गड्ढे से बाहर था। मैंने चीतों की तरफ नजर दौड़ाई तो घास और गर्द के बादल के सिवा कुछ दिखाई ना दिया। बस हुसीली गुर्राहटें ही बता देती थीं कि उस तरफ 2 दरिंदे खूनाशाम दरिंदे गुत्थम गुत्था हैं। मैं गोली चला सकता था मगर यूं दोनों में से कोई जख्मी होकर फरार होता, जो मैं नहीं चाहता था। मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा। कुछ देर बाद गुर्राहटों की शिद्दत में कमी आ गई, जिसके साथ ही एक चीते की गुर्राहटें दूर होती सुनाई दी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि वह पसपा हो चुका है। अब मैं राइफल कंधे से लगाकर बैठा था कि कब गर्द के बादल बैठें और मैं फाते दरिंदे को निशाना बना लूं। चंद सानिये बाद दरिंदा गर्द के मरगोले में से नमूदार हुआ। हदफ को चंद गज के फासले पर देखकर मैं जोश और खुशी से भर गया। मैंने यके बाद दीगरे 2 फायर उसकी जानिब झोंक दिए। साकित फिजा में 450 एक्सप्रेस का कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ, मगर ये देखकर मेरे हाथ पैर फूल गए कि गोलियों से आदमखोर का बाल भी बीका नहीं हुआ। शायद मैं उजलत में ताक कर गोली न चला सका। इससे कब्ल कि मैं राइफल भरता, आदमखोर ने गजबनाक धाड़ के साथ मेरी जानिब जस्त लगा दी। उसे खुद पर हमलावर होते देखकर मेरी जो हालत हुई वो बयान से बाहर है। मैं जल्दी से झुककर गड्ढे में दुबक गया और जिंदगी भर की मशाकी व महारत बुरुकार लाते हुए राइफल दोबारा भरने लगा। ऐन उसी लम्हे फिजा शॉट गन के फायर से गूंज उठी। राजू को शायद मेरे गड्ढे में दुबकने ही का इंतजार था।
अफसोस उसकी गोली भी ज़ाया गई, क्योंकि ऐन उसी लम्हे मैंने आदमखोर को अपने ऊपर से जस्त लगाते देखा। उसी लम्हे फिर शॉटगन का धमाका सुनाई दिया और साथ ही एक हौलनाक इंसानी चीख से मैं दहल गया। वो चीख मेरे साथी राजू की थी। बस फिर क्या था, मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर उछल कर गड्ढे से बाहर निकला। क्या देखता हूँ कि 10 गज दूर लंबी लंबी घास बेतहाशा हिल रही थी। साथ ही गुर्राहटों और इंसानी कर्राहों की मिली जुली आवाज़ें सुनाई दी, जैसे दरिंदा और इंसान आपस में गुत्थम गुत्था हों। जैसे ही मैं कतई घास के करीब पहुंचा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक तनोमंद चीता राजू से लड़ते हुए उसे फाड़ खाने के चक्कर में था। राजू उसके खौफनाक दांतों और तेज नोकीले पंजों से बचने की जान तोड़ कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में उसकी पगड़ी खुल गई और लिबास जगह जगह से फट गया, जिस पर खून के सुर्ख सुर्ख धब्बे वाजे नजर आ रहे थे। ये देखकर मेरा दिल टूटने लगा। मैं जानता था कि राजू ज्यादा देर इस गैर मामूली ताकतवर लहीम शहीम चीते का मुकाबला नहीं कर सकेगा। मैं अगर गोली चलाता तो चीते से ज्यादा राजू के निशाना बनने के इम्कानात थे, मगर यूं महवे तमाशा भी तो नहीं रहा जा सकता था। मैंने चीते की तवज्जो हटाने के लिए एक हवाई फायर किया। समात पाश धमाका गूंजते ही चीते ने फौरन वहशतनाक निगाहों से मुझे घूरा और खून आलूद दांत निकाल कर गुर्राया। जख्मी राजू के हलक से घुटी घुटी आवाज़ बरामद हो रही थी। ऐन उस लम्हे जब चीता मुझ पर हमला करने या ना करने के शशोपंज में मुब्तला था, मैंने उसकी पीठ का निशाना लेकर गोली दाग दी। वो मेरी पेशावराना महारत की कड़ी आजमाइश का लम्हा था। चीते की पुश्त ऐसे जाविये पर थी कि अगर मेरा निशाना खता हो जाता तो गोली सीधी राजू के सीने में उतर जाती। खुशकिस्मती मेरे साथ थी। गोली खाकर चीता गुर्राहट के साथ उछला। इस दौरान राजू ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए ज़मीन पर लेटे लेटे ही लौट लगाई और चीते की गिरफ्त से निकल गया। चीता जैसे ही तड़प कर गिरा, मैंने ताक कर दोबारा फायर कर दिया। गोली ने उसकी पेशानी का मोहलिक बोसा लिया और वो कोई आवाज़ निकाले बगैर ढेर हो गया। मैंने उसी पर इक्तफा नहीं किया और 2 मजीद गोलियां उसके वजूद में उतार दी। दरिंदे की मौत का इत्मीनान होने के बाद मैं तेज़ी से राजू की तरफ बढ़ा। बिलाशुबा वो बड़ा मजबूत आसाब का मालिक था। जब मैंने उसे थामा तो उसके ज़ख्मों से खून उबल उबल कर मेरा लिबास भी तर्क करने लगा था। हम वो चीते की मौत पर खुश था। मैं उसे उठाकर झोंपड़े में ले गया। खुशकिस्मती से उसके ज़ख्म ज़्यादा संगीन ना थे, अलबत्ता खून काफ़ी मिकदार में बह गया था। उस आदमी की मदद से मैंने राजू को फ़ौरन गांव पहुंचाया। सुबह काजिब का वक्त था। गांव वाले राइफलों के धमाकों और चीतों की गुर्राहटें सुनकर पहले ही घरों से लाठियां और डंडे लेकर निकल आए थे। उनमें मेरे थाने के सिपाही भी थे। ज़रूरी मरहम पट्टी के बाद राजू को मैसूर के फौजी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। अगरचे तलगारथी का 7वां आदमखोर मेरे हाथों जहन्नुम वासिल हो चुका था, मगर मुझे एक पल करार न था। एक तरफ मुझे राजू की फिक्र थी तो दूसरी तरफ उस आदमखोर चीते के मुतालिक तशवीश जो मेरी आंखों के सामने से फरार हुआ था। अगर राजू के साथ हादसा पेश ना आता तो मैं उसी रात उसके ताक़ुब में निकल खड़ा होता। अब मुझे आदमखोर की तरफ से जवाबी हमले का इंतज़ार था। मुझे यकीन था कि वो जल्द या बदेर किसी आबादी पर हमलावर होगा। मुझे यह भी यकीन था कि तलगारथी के पहाड़ियों पर पाए जाने वाला वो 8वां आदमखोर चीता उस जत्थे का आखिरी रुकन था, जिसके बाकी साथी मेरे हाथों जहन्नुम वासिल हो चुके थे। इस यकीन की बुनियादी वजह यह थी कि 7वें आदमखोर की हलाकत के बाद आसपास की आबादियों से किसी वारदात की इत्तला मौसूल नहीं हुई। लोग तो इस खुशफहमी में मुब्तला हो गए कि आदमखोरों का सफाया हो चुका। राजू को हॉस्पिटल में 2 हफ्ते हुए थे जब एक रोज़ अलस सुबह मुझे आदमखोर की ताज़ा तरीन वारदात की इत्तला मिली। मैं नाश्ते से फारिग हुआ ही था कि एक आदमी भागा भागा मेरे पास खबर लाया कि आदमखोर ने बालमकोट में एक आदमी को हलाक कर दिया है। बालमकोट वहाँ से 3 मील दूर था। मेरे वहाँ पहुँचते ही उस बदनसीब के भाई ने मुझे हादसे की तफसील सुनाई। मकतूल के घर की एक खिड़की पहाड़ों की तरफ खुलती थी। उसका मामूल था कि वो रात को खिड़की के पास बैठकर हुक्का पिया करता। उस रात वो हस्बे मामूल खिड़की के पास बैठा था। उसकी बीवी दरवाजे की दहलीज पर बैठी बर्तन धो रही थी। अचानक किसी दरिंदे की खून आशाम गुर्राहट सुनकर उसके हाथ पैर फूल गए। अगले ही लम्हे दरिंदे की गुसीली गुर्राहटों में उसके शौहर की दहशतनाक चीखें भी मदगम हो गईं। उस मकान का दरवाज़ा 4 फीट चौड़ी गली में खुलता था, जिसके दोनों जानिब मकान थे। ज़मीन पर निशानात से छानबीन करने पर मालूम हुआ कि चीता अपने शिकार को गली के आखिर तक घसीटता ले गया। फिर उसे हलाक करके एक नदी के किनारे वीरान खेतों में पहुंचा। वहां उसने उस बदनसीब को हड़प किया और बचा खुचा हिस्सा छोड़कर फरार हो गया। उस कस्बे में आदमखोर की ये पहली वारदात थी।
तजर्बे की बुनियाद पर मुझे यकीन था कि आदमखोर इसी गांव पर दोबारा शबखून ज़रूर मारेगा। चूँकि हमने लाश सुबह सुबह ही दरियाफ्त कर ली थी, इसलिए आदमखोर के इस्तकबाल की तैयारी के लिए मेरे पास पूरा दिन था। वहाँ पंजों के बेशुमार निशानात देखकर मुझे ये समझने में देर न लगी कि बस्ती पर हमला आवर होने से कबल चीते ने 3-4 फेरे लगाकर इत्मीनान कर लिया था कि वो मकाम शिकार के लिए मौजू है या नहीं। चीते की गुजरगाह का तआयुन कर लेने के बाद मैंने उस जगह पुलिस चौकी की तर्ज पर मचान बनाने का फ़ैसला किया। गांव वालों की मदद से मैंने शाम तक जो मचान तैयार की, उससे बेहतर और मजबूत मचान मैंने उम्र भर नहीं देखी थी। पहले ज़मीन पर लकड़ी के तख्तों का एक चबूतरा बनाया गया, फिर उसके गिर्द कई बांस मजबूती से गाड़ दिए गए। उन बांसों के साथ पहले चबूतरे से 4 फीट बुलंद एक दूसरा चबूतरा बनाया गया और इस सारे ढांचे के गिर्द खारदार तार लपेट दी गई। जब मैं ऊपरी चबूतरे पर सामान खुर्दनोश के साथ राइफल समेत बराजमान हो गया तो गांव वालों ने मेरी हिदायत के मुताबिक मचान को चारों तरफ से खुश्क घास और पत्तों से यूं ढांप दिया कि करीब से देखने पर भी उस पर खुश्क घास के ढेर का ही गुमान गुजरता था। बैठने के बाद मैंने चीते पर गोली चलाने के लिए घास में एक सुराख बना लिया। वो चांदनी रात थी, मुझे बरकी टॉर्च की ज़रूरत नहीं थी। रात के 10 बजे सामने वाली पहाड़ियों से बंदरों की शरारत भरी आवाज़ें सुनाई दीं और फिर हर तरफ मौत का सा सुकूत छा गया। यकायक तेज़ हवा चल पड़ी, जिसके बायस दरख्तों के पत्तों के साथ साथ मेरी कमीनगाह को ढांपने वाली घास में भी खड़खड़ाहट होने लगी। मेरा दिल बुरी तरह धड़कने लगा। बंदरों की आवाज़ें सुनकर मैं जान गया था कि कोई दरिंदा पहाड़ों से उतर रहा है। रात के इस पहर भला आदमखोर के अलावा कौन हो सकता था? लेकिन लम्हा बा लम्हा तेज़ होती हवा ने भी मेरे औसान ख़ता कर दिए। मुझे ये धड़का लगा था कि कहीं हवा मेरी मचान की घास उड़ाकर मुझे जाहिर ना कर दे। मेरा दिमाग इन्हीं खदशात की आमाजगाह बना हुआ था कि अचानक मुझे तेज़ हवा के शोर में दबी दबी गुर्राहट सुनाई दी, लेकिन मैं मालूम ना कर सका कि वो किस समत से आई है। मैं अपनी जगह साकित व जामिद बैठा, आंखें फाड़ फाड़ कर सामने देखता रहा, मगर कोई जीरूह दिखाई ना दिया। उसी लम्हे गुर्राने की आवाज़ पहले से बुलंद सुनाई दी। मैंने बेचैनी से पहलू बदला और तमाम एहतियाती तदाबीर बालाए ताक रखते हुए अपने सर पर से घास हटाकर उठ खड़ा हुआ। अगले ही लम्हे मुझे यूं लगा जैसे करीब ही कहीं बादल गरजा है, मगर ये दरिंदे की गरज थी जो मेरे सर के ऐन ऊपर सुनाई दी। मेरी छठी हिस्स ने मुझे खबरदार करते हुए कहा कि जल्दी करो वरना मारे जाओगे। मैं बरकी सूरत से उस जानिब घूम गया। ऐन उसी लम्हे मुझे बाढ़ का सहारा लिए हुए चीते का खौफनाक सर नजर आया। वो मक्कार दरिंदा घास की ओट लेकर अकब से मुझ पर हमला आवर हुआ चाहता था। उसकी अंगारा आंखें मुझ पर मुर्तकिब थीं। मैंने यके बाद दीगरे 2 फायर उस पर झोंक दिए। दरिंदा खून आशाम गरज के साथ उलट कर दूर जा पड़ा। मैंने जल्दी से घास हटाकर नीचे झांका। दूर दूर तक किसी जी रूह का नामो निशान तक न था। नहायत करीब से चीते का सामना करने पर मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था। यकलख चबूतरे के नीचे खड़खड़ाहट हुई और एक कदावर चीता निकलकर पहाड़ों की तरफ भाग निकला। मैंने उस पर यके बाद दीगरे 3 गोलियां चलाई, मगर तीनों खता गईं। थोड़ी देर कबल मैं जिस कैफियत से 2-4 हुआ था उसने मेरे हवास बुरी तरह मुतासिर कर दिए थे। शायद इसलिए मैं दुरुस्त निशाना न लगा सका और आदमखोर मेरी नज़रों के सामने पहाड़ों में रूपोश हो गया। वो रात मैंने मचान पर ही गुजारी। जब पौ फट्टे गांव से लाठियों और कुल्हाड़ियों से मुसल्ला नौजवान पहुंचे तो मैं नीचे उतरा। ज़मीन का मुआयना करने पर मैंने देखा कि एक जगह चीते का खासा खून और कुछ फासले पर एक नोकीला दांत पड़ा था। इसका मतलब था कि मेरी एक गोली ने उसका जबड़ा जख्मी कर डाला था। मैंने नाश्ते के बाद गांव वालों को चौपाल में जमा किया और आदमखोर के खिलाफ उनके जज्बात उभारते हुए उनसे हांका करने को कहा। पहले तो आदमखोर की हैबत के बायस कोई तैयार ना हुआ, लेकिन जब मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि दरिंदे को कारी जख्म आए हैं और अब महज उसे ढूंढ कर जहन्नुम वासिल करना बाकी है, तो खासी हीलो हुज्जत के बाद 12 मजबूत और तवाना नौजवान मेरा साथ देने पर आमादा हो गए। थोड़ी देर बाद हांका करने वाले नौजवान खाली टीन गले में लटकाए मेरे दाएं बाएं निस्फ दायरे की सूरत में फैलकर आगे बढ़ने लगे, जबकि मैं उनके वस्त में चीते के खून और पंजों के निशानात का बगौर जायज़ा लेता आगे बढ़ता रहा। पहाड़ी इलाका शुरू होने से कबल राह में खासा घना और दुश्वार गुजार जंगल पड़ता था। इसके अलावा दूर दूर तक कोई ऐसा मकाम न था जहाँ चीता पनाह लेता। मैं चूँकि तलगारथी के साथ आदमखोरों को बड़ी कामयाबी से ठिकाने लगा चुका था, इसलिए कुछ ज़्यादा ही बेबाक और निडर बन गया। तहाँ मुझे इल्म था कि यह आखिरी आदमखोर आसानी से हत्थे चढ़ने वाला नहीं।
हम जूं जूं आगे बढ़े जंगल दुश्वार गुजार होता गया। आखिर हम ऐसे मकाम पर जा निकले जहां 6-6 फीट ऊंची खारदार झाड़ियां जा बजा राह में हायल थीं। जब मैंने उन झाड़ियों में घुसने की कोशिश की तो बारीक कांटों ने मेरे कपड़े तार तार कर दिए। मैंने अपने साथियों को वहीं रुकने का इशारा दे दिया। रुकते ही उनके टीन पीटने में शिद्दत आ गई। एक मकाम पर चीते के बालों का गुच्छा अटका देखकर मैं ठिठक गया। इससे ज़रा आगे काफ़ी मिकदार में खून के छींटे भी नजर आए। मैंने साथियों से कहा कि टीन पीटना बंद कर दें। मुझे यकीन था कि मफरूर चीता इन्हीं झाड़ियों में कहीं दुबका बैठा है। तस्दीक के लिए मैंने मिट्टी के चंद ढेले झाड़ियों में फेंके तो मूजी दरिंदा हौले से गुर्राया। चीते की गुर्राहटें सुनकर मेरे साथी आने वाहिद में पलटकर भाग खड़े हुए। मुझे उनसे ऐसी ही बुज़दिली की तवक्को थी। अब मैं तनहा दरिंदे के मुकाबिल था। मुझे कुछ और न सूझी तो झाड़ियों में 2-3 फायर झोंक दिए। जंगल का सुकूत अनगिनत परिंदों और बंदरों की चीखों से दरहम बरहम हो गया। चंद ही सानिये के बाद उन आवाज़ों में चीते की गुर्राहटें और दूर होती हुई गरज भी शामिल हो गई। अगर खारदार झाड़ियाँ मेरी राह में हायल ना होती तो तलगारथी के आखिरी आदमखोर का किस्सा उस वक्त तमाम हो जाता। बहरहाल मैं अपनी नाकामी पर कफ़े अफसोस मलता गांव वापस पहुंचा तो लोगों ने मुझे घेर लिया। मुझे उन सब की बुज़दिली पर रह रह कर गुस्सा आ रहा था, मगर मैं जानता था कि उनका भाग जाना फितरी अमल था। मैं समझता था कि ज़ख्मी चीता ज़्यादा देर तक भूख बर्दाश्त करने के बाद जल्द किसी न किसी इंसान की तलाश में यहाँ का रुख करेगा, लेकिन 4 दिन गुजरने के बावजूद उसका कहीं नामो निशान ना मिला। उम्मीद व बीम की ये कैफियत हद दर्जा आसाब शिकन और हौसला पस्त कर देने वाली थी। मैं जल्द अज जल्द उससे निजात चाहता था। जब 1 हफ्ता गुजरने के बावजूद उसकी कोई खबर ना मिली तो मुझे यकीन हो गया कि वो ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए मर गया है। एक रोज़ मैंने गांव वालों को चौपाल में जमा किया और उन पर जोर दिया कि चीते को तलाश करें, कहीं ना कहीं उसकी लाश मिल जाएगी। मगर आदमखोर की हैयत उनके दिलों पर इस कदर मुसल्लत थी कि किसी ने भी मेरा साथ देने पर आमादगी जाहिर ना की। उधर मेरी रुख्सत की मियाद ख़त्म होने में सिर्फ 4 दिन रह गए थे। अगर राजू ज़ख्मी ना हुआ होता तो मैं उसके हमरा पहाड़ों का रुख कर सकता था, मगर तनहा जाने में कई ख़तरात थे। चीतों के अलावा इन पहाड़ों में दूसरे ख़तरनाक दरिंदों और जहरीले कीड़े मकोड़ों की भी बहुतात थी, इसलिए तनहा वहाँ जाना मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। जब मेरी रुख्सत ख़त्म होने में 2 दिन बाकी थे तो मैं गांव से बाहर बरगद तले नंबरदार के साथ बातों में मसरूफ़ था कि दूर पहाड़ों के दामन में गर्द का बादल सा उड़ता नजर आया, जो आहिस्ता आहिस्ता करीब होता गया। मज़ीद करीब आने पर हमें एक घोड़े का हयोला नजर आया। जब वो करीब आया तो देखा कि घोड़े की पुश्त पर एक शख्स ऊंधा पड़ा था। उसकी पुश्त और टांगों पर जा बजा गहरी खराशें थी जिनसे खून रस रहा था। अजनबी के ज़ख्म देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया कि इसकी किसी चीते के साथ मुठभेड़ हुई है। पहाड़ों में चूँकि चीतों की बहुतात थी इसलिए मुझे उसकी हालत देखकर हैरानी नहीं हुई। अलबत्ता मुझे यकीन हो गया कि इन पहाड़ों में मर्दम आज़ार का वजूद अभी तमाम नहीं हुआ। यह भी बाइद ना था कि घुड़सवार पर उसी चीते ने हमला किया हो जो मेरे हाथों ज़ख्मी होकर भाग निकला था। ज़ख्मी ताहाल बेहोश था। हकीम के मुताबिक उसकी वजह बकसरत खून बह जाना थी और चंद घंटों बाद उसे होश आ जाना था। अजनबी से फारिग होकर मैं उसके घोड़े की तरफ मुतवज्जे हुआ, मगर वो बार बार गर्दन मोड़ कर अपने मालिक की तरफ देखता था। यकीनन वो सुधाया हुआ और अपने मालिक का इंतहाई वफादार था। मेरे करीब जाने पर उसने मुंह उठाया और ज़ोर ज़ोर से हिनहिनाया। मैंने उसे चमकारा, करीब जाकर उसकी पीठ थपकी और उसकी लगाम खोंटे से खोलकर थाम ली। घोड़े ने एक झटके से लगाम मेरे हाथ से छुड़ाई और फरेरी लेकर ज़ख्मी की तरफ बढ़ गया। घोड़ा अपने मालिक को सूंघने लगा। उसकी तरफ से कोई हरकत न होने पर वफादार हैवान बार बार पिछले सुम ज़मीन पर मार कर बेचैनी का इजहार करने लगा। शिकारी होने के नाते मैं समझ गया कि घोड़ा किसी मखसूस मकाम पर जाने का इशारा कर रहा है। मैं फ़ौरन अपना साजो सामान तैयार करके अजनबी के घोड़े पर सवार हो गया। खिलाफ तवक्को उसने किसी किस्म की मुज़ाहमत ना की। जैसे ही मैंने उसकी लगामें ढीली छोड़ी वो सुबक रफ्तारी से तलगारथी के पहाड़ियों की जानिब रमादमा हो गया। दोपहर के वक्त में मैदानी इलाका पार करके एक ऐसी जगह पहुंचा जहां वक्फे वक्फे से छोटी बड़ी चट्टानें राह में हायल होने लगीं। अब घोड़े की रफ्तार से भी थकन झलकने लगी थी। मैंने उसे थोड़ी देर सस्ताने का मौका देने की गर्ज से लगामें खींची, लेकिन वो रुका नहीं और आगे ही बढ़ता रहा। मैं समझ गया कि वो थकन और प्यास के बावजूद जल्द अज जल्द किसी ख़ास जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पगडंडी नुमा रास्ते पर दौड़ते हुए अचानक घोड़ा एक चट्टान के करीब खुद ब खुद आहिस्ता हो गया। उसके कान यूं मुतहरिक हो गए जैसे जैसे वो कोई आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है।
चट्टान से एक रास्ता बाएं जानिब जाता था। घोड़ा उसी पर घूम गया। आगे नशेबी इलाका था। कुछ फासला तय करने के बाद वो एक जगह रुक गया। संगलाख चट्टानों में घिरी हुई एक छोटे से सरसब्ज़ो शादाब तालाब से ज़रा फासले पर कतार में 3 गार थे। उनमें से एक के दहाने पर पहुंचकर घोड़ा अपने अगले सुम जोर जोर से चट्टानों पर मारने लगा। मैं गौर से उसका मुशाहिदा कर ही रहा था कि घोड़ा अपनी पिछली टांगों पर खड़े होकर जोर से हिनहिनाया। इससे कबल कि मैं सूरत हाल का दुरुस्त अंदाज़ा लगा पाता, अकब से चीते की गुसीली गुर्राहट उभरी और मैं कतई गैर इरादी तौर पर पलट गया। अफसोस उस वक्त तक चीता अकबी चट्टान से मेरी जानिब जस्त लगा चुका था। उसकी अंगारों भरी आंखें, खुले पंजे और खूंख्वार दहाना लम्हा ब लम्हा मेरे करीब हो रहे थे। मैंने अपने औसान बहाल रखने की सरतोड़ कोशिश की और ज़मीन पर पड़ी राइफल की तरफ जस्त लगा दी। चीते का जिस्म इतनी कुव्वत से मेरे बदन के साथ टकराया कि मैं राइफल तक पहुंचने से कबल ही उसके वजूद तले दबकर खुरदरी ज़मीन से जा टकराया। आने वाहिद में दरिंदा मुझसे लिपट गया। चीते से मुठभेड़ होने का ये मेरा पहला मौका नहीं था। मैं जानता था कि हवास काबू में रख कर मैं खुद को दरिंदे की गिरफ्त से आज़ाद करा सकता हूँ। चीता मेरा दाहिना शाना जबड़ों से भंबोड़ने लगा। उसने मेरी दोनों रानें मजबूती से अपने पिछले पंजों में जकड़ रखी थीं। मैंने दोनों पैर पूरी कुव्वत से उठाए और उनके जोर से चीते का वजन एक तरफ डालना चाहा। ऐन उसी लम्हे फिजा राइफल के धमाके से गूंज उठी और गरम गरम खून का फव्वारा मेरे चेहरे पर पड़ा। चीते के पेट के चीथड़े उड़ चुके थे। मैंने फौरन दोनों पांव समेटे और जख्मी चीते को पूरी कुव्वत से एक तरफ उछाल दिया। उसी लम्हे राइफल दूसरी मर्तबा गरजी और चीते का सर पाश पाश कर गई। मैंने जख्मों से चूर अपना वजूद समेटा और चट्टान के एक उभरे हुए कोने का सहारा लेकर उठ खड़ा हुआ। मुझे एक शख्स राइफल थामे किसी चट्टान की मानिंद खड़ा नजर आया। मैं बाएं हाथ से अपना जख्मी शाना दबाए ज़मीन पर ढेर हो गया। साथ ही मुझे बेख्तियार उबकाई आई और मैं हवा से बेगाना होता चला गया। होश आने पर मैंने खुद को प्याल पर पड़े हुए पाया। मेरे जख्म साफ करके पट्टी कर दी गई थी। सरहाने वही शख्स मुतफक्किर अंदाज में बैठा था। जैसे ही मैंने आंखें खोली उसने एक बर्तन मेरे मुंह से लगाकर नहायत शीरीं सयाल उंडेल दिया। कुछ देर बाद मुझे अपने अंदर तवानाई आती महसूस हुई। जब मैं अपने हवास में आया तो उसने मुझे सहारा देकर बिठाते हुए पूछा, खैरियत से हो? मैंने तकलीफ भरी सिसकारी के साथ अस्बात में सर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। यूँ कुछ अरसे के बाद मैं ठीक ठाक होकर वापस दिल्ली आ गया। इस वाक़े को कई बरस गुजर चुके हैं, मगर आज भी तलगारथी का नाम सुनते ही पूरा वाक़या आंखों के सामने किसी फिल्म की मानिंद घूम जाता है।